प्यारे बच्चों, आप सभी की गुजारिश पर ही हम आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों ने बीच में मुझे कमेंट किया, लेकिन बच्चों वक्त नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं नहीं बना पा रही। जैसे मुझे वक्त मिला वो मैंने बनाया आप लोगों के लिए। ये जो आपको दिख रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपको पेपर में इनसे ज़रूर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका पहला क्वेश्चन से क्या। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं, क्या मायने हैं, दोनों चीज़ें ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आप देख रहे हो। पहला ही ये आपका कि मैं आपको दिखा दूँ, पहला ही ये आपका ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने नह के हैं। ठीक है, अलिफ़ बे है, ये आपका इतालवी ज़बान का है लफ्ज़ है और इसके माने नए के हैं। ये बे वाला ये आपका कह रहा है। ठीक है, फिर आप देखेंगे जीम वाला क्या कह रहा है कि ये फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने नए के हैं। ठीक है, तो ये दाल वाला आपका कह रहा है कि ये जो है ये जर्मन लफ्ज़ है और इसके माने नए के हैं। ठीक है, तो आप सभी ने नावल के बारे में मैंने खुद आपको वीडियो बनाया है, तो सबसे पहले इसमें क्या सही है आपका कि ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने नए के हैं। ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने नए के। ये देखिए यहाँ पे जवाब है। बच्चों आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे कि नावल किस सिन्फ को कहा जाता है। तो नावल जो हमेशा बच्चों देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कि वो ज़िंदगी की किसी एक पहलू की तर्जुमानी करती हो। ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन ये आपका वो ज़िंदगी किसी एक पहलू की तर्जुमानी करती हो। दूसरा है बे जो ज़िंदगी की कुछ बातों पर, यहाँ आप देख रहे हो, जो ज़िंदगी की कुछ बातों पर रोशनी डालती हो। ठीक है, ये दाल वाला आपका कह रहा है कि जो ज़िंदगी के चंद अहम पहलुओं पर रोशनी डालती हो। आप देखिए हम यहाँ पे क्या सही है, ये सबसे सही जो नावल के होते हैं बेटा वो ये होते हैं कि नावल जो है उस सिन्फ को कहा जाता है जो ज़िंदगी की तर्जुमानी करता हो, यानी जो तसलसल के साथ ज़िंदगी की तर्जुमानी करता हो। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल आपका सही है। तीसरे पे हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों में कौन सा अनासिर पाए जाते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों में कौन से अनासिर पाए जाते हैं। तो अलिफ़ देखिएगा यहाँ पे अलिफ़ और जीम पहले हम दिखाते हैं आपको, दूसरा आपको बाद में दिखाते हैं, दिखाने में थोड़ा सा आराम रहेगा। अलिफ़ नज़ीर अहमद के नावलों में कौन से अनासिर पाए जाते हैं। अलिफ़ है उस ज़माने की माशियत के ज़िंदा मुरक्के हैं और जीम है आपका उस ज़माने की सियासी सरगर्मियों के मुरक्के हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे क्या हुआ है आपका बे वाला आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ इस ज़माने की ज़िंदगी के चंद ख़ास पहलू उस ज़माने की माशरत के ज़िंदा मुरक्के हैं। जी बच्चों ये बिल्कुल सही है कि नज़ीर अहमद के नावलों में उस ज़माने की माशरत के ज़िंदा मुरक्के पाए जाते हैं। यही आपका बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको जवाब भी दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे ये जवाब है। तो ये जवाब देख रहे हैं आप, उस ज़माने की माशरत के ज़िंदा मुरक्के, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन से आप देख रहे हो कि इनमें से कौन सा ज़मुर्रा नावल निगारों से मुताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, ज़मुर्रा यानी कि ये जो जुमला दिया हुआ है नीचे, कौन सा है जो आपका नावल निगारों से मुताल्लुक़ नहीं, यानी वो लोग नावल निगार नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अलिफ़ और जीम वाला, हम देखेंगे कि इसमें है कौन कौन से। अलिफ़ में हमारा है मुंशी सज्जाद हुसैन अब्दुल हलीम शरर रतननाथ सरसार हादी रुस्वा। ठीक है, पहला ये हमारा हो गया। जीम हमारा हो गया मुंशी प्रेमचंद करातुलैन हैदर अब्दुल्ला हुसैन कृष्ण चंद्र, ये हमारा 2 हो गया हमारा। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी, देख रहे हो आप ना बच्चों, रशीद अहमद सिद्दीकी कन्हैया लाल कपूर, यहाँ वाला देखिएगा बे वाला, रशीद अहमद सिद्दीकी पीतरस बुखारी मौलवी अब्दुल हक कन्हैया लाल कपूर। आप जानते हो कि ये जितने भी नाम है ये आपके मज़ाह निगारों में इनका शुमार होता है। उर्दू के मज़ाह निगारों में रशीद अहमद सिद्दीकी का, पीतरस बुखारी का, कन्हैया लाल कपूर का, इन लोग का शुमार उर्दू के मज़ाह निगारों में होता है। तो यही सारे लोग क्या हैं, नावल से मुताल्लुक़ नहीं हैं। देखिएगा अभी आपका बिल्कुल इस जवाब सही है, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये है आपका जवाब। रशीद अहमद सिद्दीकी के, पीतरस बुखारी, मौलवी अब्दुल हक और कन्हैया लाल कपूर ये आपके नहीं है, इनका शुमार नावल निगारों में नहीं होता है। ठीक है, 5 पे हम आते हैं। 5 है हमारा रुस्वा के बाद उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार किसे तस्लीम किया जाता है। तो बिल्कुल आसान जवाब है कि रुस्वा के बाद सबसे बड़ा नावल निगार हम किसे तस्लीम करते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद को करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है, उमरा जनादा में किस किस्सा या ज़िंदगी को पेश किया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका
एक मासूम लड़की जो ज़िंदगी की वो हालात की ज़िद में आकर तवाइफ बन जाती है। ठीक है, यही आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक मासूम, मैंने अपने वीडियो में भी बताया ये बात कि इसमें एक ऐसी मासूम लड़की की कहानी जो ज़िंदगी की हालात में आकर के, ज़िंदगी की ज़िद के हालात में आकर के वो तवाइफ बन जाती है। ये वाला आपका हो गया। फिर 7 नंबर आप देख रहे हैं कि आपका 7 नंबर क्या है, रुस्वा के नावल उमराव जान अदा का शुमार। ये आपके उर्दू का बिल्कुल समझ लीजिए पहला ही पेज जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले होता है रुस्वा के नावल का शुमार किस में होता है, उर्दू के बेहतरीन नावलों में होता है। ठीक है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा की वलादत कब हुई? अब इसमें चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले है 1858 को लखनऊ में हुई। बे वाला आप देख रहे हो कि 1857 को दिल्ली में हुई। फिर जीम वाला 1845 फैज़ाबाद हुई। फिर दाल वाला 1856 को इलाहाबाद में हुई। तो सबसे पहले ही आपकी किताब में जो मिलता है रुस्वा की जो पैदाइश यानी कि इनकी जो विलादत है वो 1858 यानी कि लखनऊ में है। ये वाला आपका बिल्कुल सही है, 1858 में लखनऊ में हुई। ठीक है, 9 आपका क्या कह रहा है कि मिर्ज़ा रुस्वा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। ठीक है, ये भी है आपका इम्पॉर्टेंट ही है। फिर 1931 में देख रहे हैं लखनऊ में हुआ। लखनऊ में इनकी विलादत ही हुई और लखनऊ में इनकी वफ़ात भी हुई। बस आपको इतनी बात यहाँ पे याद रखना। यहाँ पे 1931 लखनऊ में हुई। फिर उसके बाद आप देखेंगे मिर्ज़ा रुस्वा का इसलूब तहरीर कैसा है। ठीक है, आपने जब पढ़ा होगा कि वो उनकी एक कहानी जो आपने पढ़ी है उमराव जान आदा रुस्वा की, जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल आसान सी लगी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि उनकी ज़बान जो है मुसज्जा मुकफ़ा, तो बिल्कुल भी इनकी ज़बान मुसज्जा और मुकफ़ा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आगे हम देखेंगे क्या है। यहाँ पे देखिए फितरी और सादा है, पेचीदा और पुरअसर और दिलकश है, मोगलिक और गुंजलिक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो फितरी और सादा है। ठीक है, आपने जब पढ़ा होगा उमराव जान आदा तो आपको सादा ही अच्छी आसान ज़बान में आपको पूरी कहानी लगी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे फितरी और सादा है। ठीक है, उमराव जान आदा को रात के अंधेरे में कौन पहचान लेता है? जब सबसे पहले वो आती है तो उसकी माँ ही उसको पहचान लेती है। ठीक है, फिर उमराव जान आदा एक दिन मुजरा करने कहाँ जाती है? आपने को मैंने कहानी बताई ही है कि उसी मोहल्ले में जहाँ उसका बचपन गुजरा था। मुंशी प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुई? आपकी हिंदी में भी आता है कि मुंशी प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में पैदा हुए। बस आपको गौर यहाँ पे ये करना है कि 31 जुलाई 1880 आपको लम्ही गांव, आपको बनारस का लम्ही गांव देखना है, बस वहाँ पे आपको याद हो जाएगा। इनमें से कौन सा मजमूआ मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से मुताल्लुक नहीं है? तो आप यहाँ पे देखोगे कि सोज़े वतन। ठीक है, ओके। तो इसमें जो आपकी प्रेमचंद की कहानियों से जो मुताल्लुक है, इनमें से कौन सा मजमूआ मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से मुताल्लुक है? तो आपका ये सोज़े वतन है, जिसको अंग्रेज़ों ने जला भी दिया था इस किताब को। ठीक है, तो सोज़े वतन आप यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका है देखिएगा यहाँ पे प्रेमचंद की मौत कब और कहाँ हुई थी? 18 अक्टूबर 1936 को बनारस में ही हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के नावलों का ज़मुर्रा कौन सा है, यानी उनका नावल कौन सा है? तो आप जानते हो कि उनका नावल जो है बाज़ार हुस्न, यही वाला है बच्चों, बाज़ार हुस्न, चौगाने हस्ती और गौशे आफियत, ये उनका मजमूआ है। गावदान कैसा नावल है? ये हर एतबार से, देखिए यहाँ पे जवाब दिया, हर एतबार से उर्दू का शाहकार नावल है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके निशाब में गावदान के कौन से बाप का इक्तिबास शामिल है? तो ये हमारे निशाब में जो दिया हुआ वो आखिरी बाप का इक्तिबास है, यानी कि बहुत बड़ा हो सकता है ये लेसन आपका रहा हो या स्टोरी बड़ी हो, लेकिन हमारी किताब में जो दिया गया वो जो है आखिरी बाप का इक्तिबास दिया गया है। ठीक है, नावल गावदान के शामिल निसाब में इक्तिबास में हूरी को किस तरह दिखाया गया? तो हूरी को तो आपने पढ़ा होगा कि बिल्कुल हूरी को गरीबी की चक्की में किस तरीके से वो गाय नहीं खरीद पाता है, पूरी गरीबी, उनकी गुर्बत पूरी उसमें दिखाई गई है। तो गरीबी की चक्की में हूरी को पिस करके मरते हुए दिखाया गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि कन्हैयालाल कपूर
कब और कहाँ पैदा हुए, तो आप जानते हो कि वो कोलाइल पंजाब में पैदा हुए थे। कोलाइल पंजाब में 1910 में पैदा हुए थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोलाइल पंजाब में 1910 में पैदा हुए थे। इंसाई एक ऐसी सिन्फ अदब को कहा जाता है। आप बच्चों, मैं सिर्फ जवाब ही बता रही हूँ ताकि आप बहुत सारे जवाब रहें और लेकिन आप उसी को दिमाग में बैठा रहे हैं और आपको पेपर में आसानी रहे। इंसाई एक ऐसी सिन्फ अदब को कहा जाता है, इससे बात से बात निकलती है, ऐसी सिन्फों को कहा जाता है। मैंने आपको बताया भी है इंसाइया, अगर आप चाहें तो इंसाइया के बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। कन्हैयालाल कपूर का शुमार किस में होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, उनका शुमार मज़ाह निगारों में होता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका इम्पॉर्टेंट MCQ है बच्चों। MCQ तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, ठीक है। और जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है चैनल से देखते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं देखो यहाँ पे मैं आपको समझा करके जो चीज़ बताऊँगी बच्चों, वो आपके दिमाग में हम बैठा रहेगा ताकि पेपर तक भूलेगा नहीं। और मेरी कोशिश रहेगी आपको और भी ज़्यादा बताने की, जैसे वक्त मिलता है मैं आप सभी को बताती हूँ। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप चैनल पर बने हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बने रहिए। और जो है आगे इंशाल्लाह मेरा वीडियो आप सभी के लिए आता रहेगा। तब तक के लिए बोर्ड एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आ रहा, आप सभी खूब मेहनत करें। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।